India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को मिली उम्र कैद की सजा। रणजीत सिंह मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई सजा। यूपी के शाहजहांपुर कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में वकील की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी वकील को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने किया जुर्म कबूल, कहा आपसी रंजिश के कारण की हत्या। बच्चे के बालिग होने तक बेटे की शिक्षा का खर्च पिता की जिम्मेदारी। पढ़ाई का पूरा खर्च तलाकशुदा पत्नी पर नहीं डाल सकता पति। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। पिता को किडनी दान करने वाले कैदी को सुप्रीम कोर्ट ने दी मेडिकल चेकअप की इजाजत, कहा किडनी दान के लिए मिलेगी अंतरिम बेल। India Legal presents Courts Roundup. चलिए कोर्ट राउंडअप की करते हैं शुरुआत। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इसके अलावा 4 अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम व अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। अगस्त 2017 की हिंसा को देखते हुए राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई या फिर सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है। साल 2017 में बलात्कार के एक मामले में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद 36 लोगों के मारे गए थे। बताया भी जाता है कि पिछले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से डेरा प्रमुख के लिए मौत की सजा की मांग की थी। वहीं खुद राम रहीम ने रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दया की गुहार लगाई थी। राम रहीम जेल में 2 अनुयायियों के साथ बलात्कार करने के लिए 20 सालों की सजा काट रहा है। राम रहीम ने कोर्ट के सामने दया की गुहार लगाते हुए ब्लड प्रेशर, आंख और गुर्दे संबंधी अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि बेटे के बालिग होने पर पिता की जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। बेटे को जीवन यापन के लायक बनाना पिता की जिम्मेदारी है और ऐसे में सिर्फ तलाकशुदा मां की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, बल्कि पिता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बच्चे की पढ़ाई के खर्च वहन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक पिता को अपने बेटे की शिक्षा खर्च को पूरा करने के लिए जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया जा सकता। बच्चे के बालिग होने पर पिता की जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पिता को अपने बच्चों के समाज में उनका जीवन यापन करने लायक बनने तक उनका खर्चा उठाना होगा और वो सिर्फ इसलिए अपने बेटे की पढ़ाई पूरा खर्च कर अपनी पत्नी पर नहीं डाल सकता क्योंकि बच्चे की उम्र 18 साल हो गई है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि तलाक के बाद पति, पत्नी और बच्चे बेसहारा न रखें। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने बेटे की पढ़ाई के खर्च से इसलिए मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि वो बालिग हो गया है, लेकिन वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। व्यक्ति को अपनी पत्नी को मुआवजा भी देना होगा जिसके पास बच्चों पर खर्चा करने के बाद अपने लिए मुश्किल से कुछ बचता है। वहीं बीते जून 2021 में निचली अदालत ने वैवाहिक विवाद में शख्स को पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए 15,000 रूपए प्रति माह राशि भुगतान के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट का ये आदेश उसके पहले के एक आदेश की पुनर्विचार याचिका पर आया है, जिसमें याचिकाकर्ता को उससे अलग हो चुकी पत्नी को तब तक प्रति महीने 15,000 रूपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था जब तक उसका बेटा ग्रेजुएशन पूरी करता या रुपए कमाना शुरू नहीं कर देता। इससे पहले एक फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था कि बेटे को तब तक गुजारा भत्ता दिया जाएगा जब तक वो बालिग नहीं हो जाता और बेटी को तब तक गुजारा भत्ता देना होगा जब तक वो नौकरी नहीं करने लगती या उसकी शादी नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना पिता का भी बराबर का कर्तव्य है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जब सिर्फ मां को अपने बच्चों को पालने और उनकी शिक्षा का खर्च वहन करना पड़ेगा। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 18 साल की आयु में बच्चा 12वीं क्लास में है या ग्रेजुएशन के पहले साल में है, लेकिन इससे बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मां पर आ जाता है और इसमें पिता का कोई योगदान नहीं होता। ऐसी स्थिति में कोर्ट समर्थन नहीं कर सकती है। वहीं तलाक ले चुके दंपत्ति की नवंबर 1997 में शादी हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। उनका नवंबर 2011 में तलाक हो गया था और बेटा 20 साल और बेटी 18 साल की है। कोर्ट को बताया था कि महिला दिल्ली नगर निगम में राजपत्रित अधिकारी के तौर पर काम करते हुए 60,000 रूपये हर महीने कमाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिहाड़ी कामगार द्वारा राशन कार्ड नहीं बनाने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। वहीं दिहाड़ी कामगार के मुताबिक 8 साल पहले राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाया गया है, जिस पर जस्टिस रेखा पल्ली ने दिहाड़ी कामगार की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि उन्हें तय समय सीमा के भीतर राशन कार्ड दिया जाए जिस पर उनके परिवार वालों के नाम हो। जस्टिस ने दिल्ली सरकार के एडवोकेट को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय भी दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 25 अक्टूबर की तारीख तय की है। दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सितंबर 2013 में ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर दिया था। इस बारे में लगातार अनुरोध भी किया गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। वे लगातार राशन कार्ड और राशन ऑफिस जाता रहा, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने 6 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि आवेदन में जिस तरह की राहत मांगी गई है उसके मद्देनजर दिल्ली सरकार के एडवोकेट को यह निर्देश दिया जाता है कि वे ये जानकारी प्राप्त करे कि आवेदक का आवेदन बीते 8 साल से लंबित क्यों पड़ा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने से उन्हें और उनके परिवार को कम दाम पर अनाज के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता महिला और उनका परिवार दक्षिण दिल्ली में बस्ती में रहता है और उनके पति के नाम पर 2005 में जारी राशन कार्ड अधिकारियों द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए साल 2013 में रद्द कर दिया गया था। फिलहाल हाईकोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई 25 अक्टूबर को करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करने से के मामले में साफ तौर पर कहा है कि किसी भी शख्स द्वारा पुलिस को दी शिकायत की जानकारी यदि मीडिया को दी जाती है तो यह अपराध आपराधिक मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस मामले में कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करते हुए रायगढ़ की एक महिला द्वारा 40 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग को खारिज कर दिया। इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने तरीका तरंगनी लखरा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए निचले कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। वहीं निचली अदालत ने अधिकार क्षेत्र और तथ्यों के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा है कि याची महिला ने इन सभी लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। हालांकि मामला अभी रायगढ़ में विचाराधीन है। वहीं महिला ने इन 40 लोगों के खिलाफ इस आधार पर मुकदमे की मांग की है कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने के बाद ऑफिस के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए शिकायत की है, जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस मामले में महिला ने दावा किया था कि वह एक एनजीओ की कार्यकर्ता है और बेसहारा मजलूम के हक के लिए लड़ रही है। वहीं प्रतिवादी बनाए गए लोग गैर कानूनी तरीके से उसके फार्म हाउस पर कब्जा करना चाहते हैं। इस दौरान वह इन लोगों ने उसके फार्म हाउस में जबरन घुसकर छेड़खानी की है और उसकी जाति को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की है। इसके अलावा अखबारों के माध्यम से उस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाकर उसकी समाज में छवि धूमिल करने की कोशिश की है।
ऐसे में सभी के खिलाफ मानहानि, छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। याची ने कहा कि इनका ऑफिस दिल्ली में है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिल्ली में आरोप दिखाए गए हैं। ऐसे में दिल्ली में इस केस को चलाया जा सकता है। वहीं बीमार पिता को अपनी किडनी डोनेट करने की इच्छा जताने वाले ड्रग्स केस में बंद एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी जांच के लिए अस्पताल ले जाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी को किडनी डोनेट करने के लिए मेडिकल तौर पर फिट पाया जाता है, वह अंतरिम बेल पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी फिट पाया गया और सरकारी मेडिकल कॉलेज की कमेटी किडनी ट्रांसप्लांट प्रक्रिया को मंजूरी दे देती है तो आरोपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने अंतरिम बेल अर्जी दायर कर सकते हैं, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और JK महेश्वरी की पीठ ने यह टिप्पणी इसी साल जून महीने में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर एक अर्जी की सुनवाई के दौरान दी है। हाई कोर्ट ने इस केस में बेल याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि आरोपी के पिता किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं और जल्द ही उनका ट्रांसप्लांट कराए जाने की जरूरत है। वकील ने कोर्ट से कहा कि उनका क्लाइंट अपने बीमार पिता को किडनी देना चाहता है। हालांकि सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कई गंभीर आरोपों में शख्स जेल की सजा काट रहा है और उसके अन्य भाई बहन भी पिता की देखभाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी कर दी और ऐसे में माँ बाप की देखरेख करना एक बात है और शादीशुदा बाल बच्चे होने के बाद माता पिता को किडनी डोनेट करना दूसरी बात है, जो हर बच्चे के लिए संभव नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आरोपी अपने पिता को किडनी दान करना चाहता है तो उसे जरूरी जांचों के लिए अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने केस आपको बता दें कि शख्स पर चल रहे ड्रग्स केस का भी 6 महीने के अंदर निपटारा करने को कहा है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने एक आरोपी पति, उसके रिश्तेदारों को उसकी शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा दायर एक संयुक्त समझौता याचिका पर अंतरिम जमानत दी है। उसे गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की खंडपीठ अंतर धार्मिक जोड़े की संयुक्त याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि मुद्दों को सुलझा लिया गया है और वे अपने वैवाहिक संबंधों को जारी रखना चाहते हैं। पहले 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन 4 अभी न्यायिक हिरासत में हैं, जिन्हें अब हाईकोर्ट ने जमानत दी। प्राथमिकी की सामग्री के अनुसार महिला ने पहले आरोप लगाया कि उसके पति और उसके माता पिता और विवाह समारोह करने वाले पुजारियों ने शादी के माध्यम से जबरन उसका धर्म परिवर्तन किया। हालांकि जून 2021 में प्राथमिकी रद्द करने के लिए एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय में जाते हुए उसने दावा किया कि उसने छोटी वैवाहिक कलह की रिपोर्ट करने के लिए वडोदरा के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क किया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले को खुद ही लव जिहाद का मामला बना दिया गया और बताया भी जाता है कि यह शिकायतकर्ता पत्नी ने आगे आरोप लगाया कि FIR जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्होंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था। शिकायतकर्ता महिला ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा लव जिहाद को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें विशेष रूप से जबरन धर्मांतरण के आरोपों के संबंध में पूरी तरह से गलत और असत्य तथ्य है। न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की खंडपीठ से महिला ने कहा कि वह अपने पति के साथ एक विवाहित जोड़े के रूप में रहना चाहती हैं और इसीलिए उसके पति के खिलाफ एंटी लव जिहाद कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के मुताबिक स्टूडेंट्स को नैतिक मूल्य सिखा रहे स्कूलों को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनके आसपास के क्षेत्र में शराब रेस्टोरेंट होने के कारण किसी छात्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जस्टिस GS कुलकर्णी के खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट को शराब लाइसेंस देने के आबकारी विभाग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करते हुए की है।
देवराम मुंडे ने 2 अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ याचिकाकर्ता स्कूल के आसपास के क्षेत्र में स्थापित होटल मूनलाइट नामक एक रेस्टोरेंट को शराब लाइसेंस देने के राज्य आबकारी विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए मौजूदा याचिका दायर की थी। इससे पहले पुणे के कलेक्टर ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर इससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, शराब लाइसेंस को स्थानांतरित करने के लिए रेस्टोरेंट मालिक की ओर से की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया। दरअसल बताया भी जाता है कि राज्य उत्पाद शुल्क कमिश्नर ने अपील के बाद लाइसेंस दे दिया था। राज्य आबकारी आयुक्त के आदेश को बाद में राज्य के आबकारी विभाग के प्रधान सचिव ने बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट के कारण कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हो रही है और ये भी रेखांकित किया गया था कि रेस्टोरेंट स्कूल से 75 मीटर की वैधानिक दूरी से परे था, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने रेस्टोरेंट को लाइसेंस देने को चुनौती देते हुए कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। न्यायालय ने शुरुआत में टिप्पणी की कि राज्य उत्पाद शुल्क आयुक्त ने नियमों के अनुसार कानून में स्पष्ट स्थिति पर उचित रूप से विचार किया था और एक सुविचारित और विस्तृत आदेश पारित किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में संबंधित राज्य के अधिकारियों और आपको बता दें कि अधिकारियों को बाल गृहों में रहने की स्थिति, सुविधाओं और प्रशासन को विनियमित करने के लिए समय समय पर निरीक्षण देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने आगे आदेश दिया कि अगर निर्देशों का पालन करने में विफलता होती है तो विभाग के प्रमुख और संबंधित सरकारी प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि इस संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा किसी भी चूक, कर्तव्य की लापरवाही को उच्च अधिकारी द्वारा गंभीरता से देखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम इंटरनल वर्ल्ड ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रहे थे, जो कि एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और उनके द्वारा संचालित एक बाल गृह को बंद करने के आदेश को चुनौती देता है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 39 बच्चे बिना उचित अनुमति के ट्रस्ट की कस्टडी में हैं और ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शिकायतें समय समय पर निरीक्षण की कमी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा अक्सर प्राप्त की जाती है। इस प्रकार संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। इस मामले में अदालत ने पहले मामले में एक निरीक्षण का निर्देश दिया, जिसके बाद ही पाया गया कि याचिकाकर्ता के कस्टडी में वर्तमान में कोई बच्चा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी बाल गृह नहीं चला सकता है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में नाबालिग पर यौन हमले के एक आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके पीड़िता के ने आरोपी के खिलाफ धारा 164 सीआरपीसी में दिए बयान में कुछ भी नहीं कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा मामले में मूलभूत तथ्य जो याचिकाकर्ता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत अनुमान को जन्म देते हैं, स्थापित नहीं किए गए। आरोपी इशफाक अहमद खान को सत्र न्यायाधीश ने उसे इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि कथित अपराध गंभीर है और अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इसका मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जज ने महिला की शिक्षा पर कथित अपराध के प्रभाव पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इन टिप्पणियों के बाद कोर्ट ने कहा कि अदालत को जमानत आवेदन पर फैसला करते समय समाज पर अपराध के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने से पहले रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के संबंध में अपने विवेक को लागू करके कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता के बारे में एक प्रथम दृष्टया राय बनानी होती है। कुलगांव पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति ने लिखित रिपोर्ट दायर कर आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता जमानत आवेदक सहित आरोपी ने उसकी बेटी का अपहरण किया था और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। हालांकि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान में पिता और उसकी बेटी पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि सह आरोपी ने उसे वाहन में बैठाया था, उसने स्कूल के बाहर उसका मुंह दबा दिया और उसका अपहरण कर लिया।
अस्पताल में अशांति फैलाने, तोड़फोड़ करने, डॉक्टरों को पीटने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की एफआईआर रद्द करने की याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि इस प्रकार डॉक्टर्स को परेशान किया जाएगा तो वे कैसे मरीजों के इलाज और उनकी जान बचाने का कार्य सही ढंग से कर सकेंगे। नरेश कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपने खिलाफ नारनौल में दर्ज एफआईआर रद्द करने की अपील की। याचिका ने बताया कि एक मरीज ओमपति की अस्पताल में मौत हो गई थी और उसके बाद उसके रिश्तेदार अस्पताल में एकत्रित हुए थे। सिविल सर्जन SN शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप बताया कि इस मामले और इन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टर से मारपीट कर उनको जान से मारने की धमकी दी थी। याची ने आरोपों को नकारते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने एफआईआर देखने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टि ये लगता है कि जो आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं उसमें सत्यता है। सीसीटीवी फुटेज भी आरोपियों के खिलाफ जा रही है। ऐसे में इस मामले में याची की एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, जी जान से उसमें कोशिश करते हैं। अगर डॉक्टर्स को परेशान किया जाएगा तो वे लोगों की जान कैसे बचाने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.